हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देना है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये B.R. अम्बेडकर जी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या महात्मा गांधी जी थे? उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता नहीं है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं, या संपत्ति का अधिकार नहीं, या भ्रमण करने का अधिकार नहीं है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 2 का मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके 300 का में अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और 300 का में विधिक अधिकार बना दिया गया। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 3 भाई देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास करें। ये अनुच्छेद 359 है, यह अनुच्छेद 369 है, यह अनुच्छेद 364 है, यह अनुच्छेद 374 है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हम आपको बताते हैं कि ये मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 359 के तहत, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 359 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में यह वर्णित है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर परिवर्तन या निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्न में से कौन वर्णित नहीं है? भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्नलिखित में कौन वर्णित नहीं है? तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, ये भाई अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य में बस जाने का अधिकार, ये भी अधिकार है। काम पाने का अधिकार नहीं भाई, ऐसा कोई निश्चित नहीं किया गया है काम पाने का अधिकार हो ही।
कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार, ये भी दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये समानता का अधिकार है, ये निलंबित किया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। हाँ, ये आ गया जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, जीवन के अधिकार को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है। किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व बैंक की सुविधा पर निर्भर करेगा। ऐसा किसने कहा, ऐसा वाक्य किसने कहा, ऐसा कथन किसका है। ए के अय्यर का है, या एच एन कुंजरू का है, या एच बी कामत का है, अथवा के टी शाह का है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले के टी शाह महोदय थे। आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 7, किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की। किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की है। ये 24वां संशोधन था, या 39वां संशोधन था, या 42वां संशोधन था, या 44वां संविधान संशोधन था। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की थी। उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए हम इसका बताते हैं। ऐसा 42वें संविधान संशोधन में किया गया है भाई। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रधानतया पूर्णता स्थापित कर दी गई। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में परिवर्तन करके ये व्यवस्था कर दी गई कि भाग 4 में उल्लिखित सिद्धांतों में से सभी या किन्हीं सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाए गए किसी कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। तब आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी ही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। ये 49वां संविधान संशोधन था, या 42वां संविधान संशोधन था, या 43वां संविधान संशोधन था,
यह 44वां संविधान संशोधन था। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए, निम्न में से किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। यह है 42वां संविधान संशोधन। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर सोवियत रूस का अनुकरण करते हुए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताने का प्रयत्न करें भाई। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपके परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है, आपको सही उत्तर देना है। ये अनुच्छेद 42 है, या अनुच्छेद 51 है, या अनुच्छेद 51 ये है, या अनुच्छेद 52 है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। अनुच्छेद 51A में किया गया है। मैं आपको बताता हूं, 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4A मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन जोड़ा गया। इस शीर्षक को अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा, या स्थानीय संस्थाओं द्वारा, या जनता द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। राज्यसभा के अधिकतर सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 11 पे देखिए, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? प्रश्न नंबर 11 में उत्तर देने का प्रयास करें। कौन संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? ये उपराष्ट्रपति हो सकता है, सॉलिसिटर जनरल हो सकता है, अटॉर्नी जनरल हो सकता है, या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। आप उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कौन सहभागी हो सकता है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कौन संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भाग ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 88 के तहत प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में उसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले,
किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वो मत देने का हकदार नहीं होगा। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, केवल मतदान नहीं कर सकता। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, अटॉर्नी जनरल। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 12 देख लें भाई। किसी संशोधन ने मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार समाहित किया है? किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन था, या 44वां संविधान संशोधन था, या 86वां संविधान संशोधन था, या 61वां संविधान संशोधन था? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम आपको बताते हैं। ये 86वां संविधान संशोधन था भाई। 86वां संविधान संशोधन था। 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया। भारत का प्रत्येक बालक 6 से 14 साल की उम्र का बालक को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये संशोधन किया गया था। उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था की थी। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए पीछे एक प्रश्न देख लीजिए अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो हम आपको बता देते हैं, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल नहीं है भाई, आर वेंकट रमणी है जी। आर वेंकट रमणी ये वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, जो के वेणुगोपाल का स्थान लिए हैं। तो इस पर भी ध्यान रखना भाई। ऐसे प्रश्न आपसे करंट में भी पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमण जी। चलिए अब अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13। कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? उत्तर देने का प्रयास करें। ये भारत का उपराष्ट्रपति हो सकता है, या लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है, या विधान परिषद का अध्यक्ष हो सकता है, या राज्यपाल। सदन का सदस्य हुए बिना अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको उत्तर बताना है। चलिए हम बताते हैं। सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए आपका सही है। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 14। भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित हैं। भारत के संसद में कौन कौन समाहित हैं? उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। ये लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद परिषद समाहित हैं क्या? तो लोकसभा राज्यसभा तो समाहित हैं, पर मंत्रिपरिषद परिषद नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री। लोकसभा राज्यसभा में पहले बता चुका हूं, पर प्रधानमंत्री नहीं समाहित हैं, ये भी गलत हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा ये तो समाहित हैं भाई।
चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो हम आपको बताते हैं यही ऑप्शन सही रूप से आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों समाहित होते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो आपका ऑप्शन 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपसे पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। इसमें भाई कमियां हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। हाँ भाई, यही ऑप्शन सही है। और साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं कि संघ शासित क्षेत्रों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? हम बताते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो अनुच्छेद 73 है, या अनुच्छेद 74 है, या अनुच्छेद 75 है? बताने का प्रयास करें भाई। या अनुच्छेद 76 है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 73 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। अनुच्छेद 74 में देख लें, राष्ट्रपति को सलाह और मशविरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 76 में देख लें, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी नियुक्ति का प्रावधान है, जो अभी तक महान्यायवादी के वेणुगोपाल थे, पर अभी वर्तमान में जल्दी ही नियुक्ति किए गए हैं आर वेंकट रमण। अभी जल्दी में ही आर वेंकट रमण को महान्यायवादी नियुक्त किया गया है अनुच्छेद 76 के तहत। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? प्रश्न नंबर 17 देख लें भाई। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? यह अनुच्छेद 75 ए है, 1 है, या 75 2 है, या 78 ए है, या 78 बी है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से या सरकार से
सूचना प्राप्त कर सकता है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद 78 बी के तहत। 78 बी के तहत प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। 78 ए के अनुसार प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे। जबकि 78 बी के अनुसार संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगेंगे उसे प्रधानमंत्री देंगे। तो राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किससे? अनुच्छेद 78 बी में। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है भाई? ये भारत के प्रधान न्यायाधीश करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं, या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्यसभा के सभापति करते हैं? उत्तर करने का प्रयत्न करें भाई। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हम आपको बताते हैं राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करने वाले हैं और राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय ही अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न पे आ जाइए भाई। प्रश्न नंबर 19। भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन। भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन के बारे में भाई कहा गया है लोकसभा के द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है, लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है, या जनता के द्वारा होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन हम आपको बताते हैं लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है। लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 20। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? प्रश्न नंबर 20 देख लें। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो हम आपको बताते हैं इसका वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, संसद नहीं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपभोग करते हैं मंत्रिमंडल। 1955 में सर्वोच्च न्यायालय ने राय साहब नाम जियावा कपूर तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में कहा कि यदि कार्यकारिणी की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं किंतु वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित हैं और राष्ट्रपति को उसके परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपभोग कौन करता है? मंत्रिमंडल। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 21। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? ये इंदिरा गांधी थी, या राजीव गांधी, या बीपी सिंह, या चंद्रशेखर? तो दल बदल विरोधी विधेयक कानून पास हुआ था राजीव गांधी के समय 1985 में।
ये कानून राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पास हुआ था। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसे वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भाई क्या संवैधानिक घोषित कर सकता है? देखिए ऑप्शन पे देखिए, ध्यान दीजिए। विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को कर सकता है, कार्यपालिका के किसी आदेश को कर सकता है, विधायिका के किसी भी अधिनियम को कर सकता है, कार्यपालिका के किसी भी, विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। यही ऑप्शन आपका सर्वोत्तम उत्तर होगा। वो तो सभी सही हैं, पर प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। वो विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के कारण ही भारत में न्यायपालिका सरकार के अन्य दोनों अंगों विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी कानून अथवा सरकार के आदेश का परीक्षण करके उनकी संवैधानिकता अथवा वैधता के प्रश्न को निश्चित करती है। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है? भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे कहा जा सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या कानून मंत्री को, या भारत के अटॉर्नी जनरल को, अथवा सचिव कानून या न्याय विभाग को। तो ये कहा जाता है भारत के अटॉर्नी जनरल को। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का पद उन पदों में से एक है जिसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। ये भारत सरकार का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी है और उसका कार्य भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। तो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होगा? भारत का अटॉर्नी जनरल। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, अधिकतर किस आधार पर किया गया है? तो ये कनाडा के संविधान के अनुसार किया गया है, या अमेरिका के संविधान के अनुसार किया गया है, या भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किया गया है, या स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार किया गया है? तो भारत संविधान के, हमारे संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार अधिकतर किया गया है। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 25, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए प्रश्न की प्रकृति पे ध्यान देंगे। प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो इसमें देखिए राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या उपराष्ट्रपति, या संघीय योजना का मंत्री। पहले तो ये आप देख लें, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे पहले अध्यक्ष, क्योंकि योजना आयोग का
अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? आपको ये उत्तर बताना है। ये राजस्थान में नहीं है, या मणिपुर में, या हिमाचल प्रदेश में, या कर्नाटक में। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाकर सेशन में डालेंगे, जो आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? तो लोकायुक्त संस्था वर्तमान में मणिपुर में नहीं है भाई, मणिपुर में। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।